गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 4 रीड करेंगे। बागानों में स्वराज। जो बागान व्यवस्था थी वहाँ पर मजदूरों को समझ आ गई थी कि यहाँ पर स्वराज की आवश्यकता है। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी अलग से समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन्हें चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, उनको बंद करके न रखा जाए। उनके लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। बागान से बाहर वो नहीं निकल सकते थे। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट होता था, उसके तहत वो बाग से बाहर नहीं जा सकते थे। इसकी इजाज़त नहीं थी और वो विरले ही कभी मिलती भी थी। तो जब उन्होंने ऐसे कानून के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए थे। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। उनकी बुरी तरीके से पिटाई भी की थी। यानी इस प्रकार से मजदूरों पर अत्याचार हुए। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया तो स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। सविनय अवज्ञा की ओर फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है और यहाँ पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी। हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को अंदर ही जिंदा जला दिया था। इससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। उनको लगता था कि आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। बहुत बड़े स्तर पर उनको दोबारा से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह से जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। CR दास जो चित्तरंजन दास थे, CR दास का पूरा नाम था चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए थी स्वराज की जगह। जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की जाए। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी थी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक
ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार थी, इसी बीच सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसके अंदर जो 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था उसकी जांच पड़ताल भी करना इस आयोग का काम था। इसलिए भारतीयों को लगा कि सारे ही अंग्रेज अधिकारी हैं तो वो भारत के खिलाफ जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। 1928 के अंदर जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ गो बैक के नारों से किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई भी समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो कि गोलमोल सम्मेलन होता था। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था और उदारवादी मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था।